हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जो है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस चैप्टर में हम नए राजाओं और उनके साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर द 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के बाद नई नई डायनेस्टीज उभर कर आईं। इस मैप में कुछ मेजर रूलिंग डायनेस्टीज दिखाई गई हैं, जो 7th और 12th सेंचुरीज के बीच सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में एमर्ज्ड हुई। चलिए हम देखते हैं कि वे कौन कौन सी हैं। वे डायनेस्टीज हैं गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास, चाहमनास। The emergence of new dynasties. नई नई डायनेस्टीज 7th सेंचुरी के बाद उभर कर आईं, लेकिन 7th सेंचुरी तक सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार या फिर योद्धा प्रमुख थे। उस वक्त के सभी राजा इन बड़े बड़े जमींदारों और योद्धा प्रमुख को अपने अधीन मानते थे या सामंत के रूप में स्वीकार करते थे। यानी उस वक्त के राजाओं का ये सोचना था कि ये लोग तो हमारे अधीन हैं, हमारी सारी आज्ञा का पालन करेंगे। ऐसे अधीन लोगों को सामंत कहा जाता था। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। इन सामंतों से राजा क्या उम्मीद करते थे? राजा चाहते थे कि सभी सामंत अपने अपने राजाओं या अधिपतियों के लिए उपहार लेकर आएं। वह उनके दरबार में उपस्थित रहे। वह राजाओं को मिलिट्री सपोर्ट प्रदान करें, यानी जब भी राजा को सेना की जरूरत हो तब सामंत राजा को सेना प्रदान करें। ये सामंत राजा के अधीन तो थे, राजा की सारी आज्ञा मानते थे, लेकिन जब इनके पास ताकत और पैसा आ जाता था तो ये अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। महामंडलेश्वर का मतलब होता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन, यानी एक क्षेत्र का महान शासक। यानी वे कहते थे कि अब तो हमारे पास ताकत है, पैसा है, अब हम राजा के अधीन क्यों रहे, उनकी आज्ञा का पालन क्यों करें और उनकी उम्मीदों पर खरा क्यों उतरे। अब तो हम महासामंत, महामंडलेश्वर हैं। अपनी इसी सोच की वजह से सामंत अपने अधिपतियों की ड्यूटी करने से आजाद होना चाहते थे। कभी कभी तो वे बलपूर्वक कहते थे कि अब हम राजाओं का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम आजाद हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है डेक्कन के राष्ट्रकूटास का। शुरू में वे कर्नाटका के चालुक्यास के अधीन थे, यानी उनके सामंत थे। दंती दुर्ग, जो राष्ट्रकूट प्रमुख था, उसने मिड 8th सेंचुरी में चालुक्यास के अधिपति को हटाकर हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ को शाब्दिक रूप से द गोल्डन वॉर्म यानी स्वर्ण गर्भ कहा जाता था। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मण्स की मदद से किया जाता था, तब ऐसा माना जाता था कि जिसने भी यह धार्मिक विधि की, वो चाहे जन्म से एक क्षत्रिय ना हो, पर फिर भी ब्राह्मण्स की मदद से इस अनुष्ठान को करने के बाद एक क्षत्रिय के रूप में उसका पुनर्जन्म होगा। यानी यदि कोई व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं है, लेकिन यदि वह ब्राह्मण्स की मदद से इस अनुष्ठान को करता था, तो इस अनुष्ठान को करने के बाद वह एक क्षत्रिय कहलाता था। ऐसे ही दंती दुर्ग भी जन्म से ही क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसने ब्राह्मण्स की मदद से यह अनुष्ठान किया, जिससे कि
इस अनुष्ठान को करने के बाद वह एक क्षत्रिय कहलाए और लोग उसे राजा के रूप में स्वीकार करें। इन अदर केसेस, यदि दूसरे मामलों में देखा जाए तो व्यावसायिक परिवारों के पुरुषों ने अपने सैन्य कौशल का इस्तेमाल राज्यों को तराशने के लिए किया। फॉर एग्जाम्पल, कदंब मयूरशर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र, ये दोनों ब्राह्मण थे। इन्होंने अपना पुराना व्यापार यानी कि पूजा पाठ छोड़कर शस्त्र उठा लिए। कदंब मयूरशर्मन ने कर्नाटका में और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ने राजस्थान में सफलतापूर्वक अपने राज्य स्थापित किए। एलोरा की केव 15 की दीवारों पर जो नक्काशी है उसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है। यह राष्ट्रकूट अवधि का कार्य है। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। जो सामंत और ब्राह्मण्स नए राजा घोषित हुए, उन्होंने अपने आप को बहुत बुलंद शीर्षक दिए, जैसे महाराज अधिराज, जिसका मतलब है महान राजा या फिर सभी राजाओं का अधिपति। त्रिभुवन चक्रवर्ती, जिसका मतलब है 3 लोकों का स्वामी। हालांकि ऐसे बुलंद शीर्षकों के बावजूद भी यह नए राजा अपने सामंतों के साथ और किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मण्स की संस्थाओं के साथ अक्सर अपनी ताकत को साझा करते थे। हर एक स्टेट में प्रोड्यूसर्स जैसे किसान, गाय पालने वाले, कारीगर, इन सभी से रिसोर्सेज प्राप्त किए जाते थे। ये लोग जो भी प्रोड्यूस करते थे, इनके प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में देने के लिए इन्हें मजबूर किया जाता था। यानी ये लोग अपने प्रोडक्शन का हिस्सा देना नहीं चाहते थे, पर फिर भी इन्हें मजबूरी में देना पड़ता था। कभी-कभी प्रोड्यूसर्स से उनके प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा राजा द्वारा रेंट के रूप में भी मांग लिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, राजा किसान से दावे के साथ कहता था कि जिस जमीन पर तुम खेती कर रहे हो, उस जमीन का मालिक मैं हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे अपने प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा रेंट के रूप में देना पड़ेगा। राजा व्यापारियों से रेवेन्यू भी इकट्ठा करता था। 400 टैक्सेस। चोलास, जो तमिलनाडु में शासन करते थे, उनकी इंस्क्रिप्शंस में अलग-अलग प्रकार के टैक्सेस के लिए 400 से भी ज्यादा शब्दों का उल्लेख किया गया है। इंस्क्रिप्शंस में वेत्ती नामक टैक्स का उल्लेख बहुत अधिक बार यानी लगातार हुआ है। वेत्ती को कैश के रूप में ना लेकर फोर्स्ड लेबर के रूप में लिया जाता था। यानी अगर कोई मजदूरी ना भी करना चाहे, लेकिन जबरन उससे मजदूरी कराना। इंस्क्रिप्शन में एक और टैक्स का उल्लेख है और वो है कदामई। कदामई का मतलब होता था लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व। कई प्रकार के कामों पर भी टैक्स लगे हुए थे, जैसे घर पर छप्पर लगाने पर, पाम ट्रीज पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने पर। अगर किसी के पिता का देहांत हो गया, तो जब उसके पिता की संपत्ति बेटे के नाम होगी, तब बेटे को टैक्स देना होगा। यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। प्रोड्यूसर्स से रिसोर्सेस तो लिए जाते थे, पर सवाल ये है कि इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था। जब कोई राजा अपने आप को एस्टेब्लिश यानी स्थापित करना चाहता था, तो उस राजा के एस्टेब्लिशमेंट के लिए इन रिसोर्सेस को इस्तेमाल किया जाता था। राजा मंदिर और महल बनवाने के लिए भी इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता था। राजा द्वारा इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए भी किया जाता था जो किसी की संपत्ति को लूटकर प्राप्त करने के लिए और किसी की जमीन और ट्रेड रूट में प्रवेश करने के लिए लड़ी जाती थी।
रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए आमतौर पर प्रभावशाली परिवारों के लोगों को ही नियुक्त किया जाता था और उनकी पोजीशन अक्सर आनुवंशिक होती थी, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष पद पर है तो उसके बाद वह पद उसके बेटे को मिलेगा, उसके बेटे के बाद फिर उसके बेटे को मिलेगा। यही होता है पोजीशन आनुवंशिक होना। यही आर्मी में भी होता था, पोजीशन अक्सर आनुवंशिक होती थी। बहुत मामलों में तो राजा अपने करीबी रिश्तेदारों को ही ये पोजीशंस देता था। द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि नागभट्ट की क्या-क्या उपलब्धियां थी। जैसे हमने क्लास 6 की बुक में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही बहुत सारे शासकों की प्रशस्ति में उनकी उपलब्धियों के बारे में व्याख्या की गई है। एक प्रशस्ति मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मिली, वह संस्कृत में लिखी गई थी। नागभट्ट जो प्रतिहार डायनेस्टी का राजा था, इस प्रशस्ति में उसकी वीरता के कामों का विवरण दिया गया है। चलिए जानते हैं कि इस प्रशस्ति में क्या लिखा है। आंध्र, सिंधव जिसे आज सिंध कहा जाता है, विदर्भ जो महाराष्ट्र का हिस्सा था और कलिंग जो उड़ीसा का हिस्सा था, इन सभी जगह के राजा नागभट्ट के सामने हार मान गए, जबकि वह एक राजकुमार था। यह कहना गलत नहीं होगा कि इतनी सारी जगहों के राजाओं ने एक राजकुमार के आगे हार मान ली। कन्नौज का शासक जिसका नाम चक्रयुध था, नागभट्ट उससे भी जीत गया। वंग जो बंगाल का हिस्सा था, अनर्त जो गुजरात का हिस्सा था, मालवा जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, किरात जंगल के लोगों को किरात कहा जाता था, तो किरात यानी जंगल के लोग, तुरुष्क, तुर्क्स, वत्स, मत्स्य ये दोनों राज्य नॉर्थ इंडिया में थे। नागभट्ट ने इन सभी के राजा को हरा दिया था। प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तिस में ऐसी जानकारियां होती हैं जो पूरी तरह से सच नहीं हो सकती। भले ही प्रशस्तिस की जानकारियां बिल्कुल सच ना भी हो, लेकिन प्रशस्तिस हमें यह जरूर बताती है कि राजा अपने आप को कैसे दर्शाना चाहते थे। सभी राजा चाहते थे कि लोग उन्हें बहादुर और विजयी योद्धा के रूप में जाने। इन प्रशस्तिस की रचना विद्वान ब्राह्मण करते थे, जो प्रशासन में कभी-कभी मदद भी कर दिया करते थे। राजा अक्सर ब्राह्मण्स को पुरस्कार के रूप में जमीन दान में दे दिया करते थे। दान में दी गई जमीन का सारा हिसाब किताब, उस जमीन की सारी जानकारी, जिसे जमीन दी गई वह उस जमीन पर क्या-क्या काम कर सकता था, किन चीजों पर टैक्स ले सकता था, ये सब कुछ कॉपर प्लेट्स पर दर्ज यानी रिकॉर्ड किया जाता था। जिस किसी ब्राह्मण को भी राजा द्वारा पुरस्कार के रूप में जमीन दान में दी जाती थी, उसे जमीन के साथ साथ कॉपर प्लेट्स भी दी जाती थी, जिनमें उस जमीन का सारा हिसाब किताब लिखा होता था। यह पिक्चर देखिए, इसमें एक कॉपर प्लेट्स का सेट दिखाया गया है। इस कॉपर प्लेट्स के सेट में दान में दी गई एक जमीन का सारा हिसाब किताब, उस जमीन की सारी जानकारी, जिसे जमीन दी गई वह उस जमीन पर क्या-क्या काम कर सकता था, किन चीजों पर टैक्स ले सकता था, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये कॉपर प्लेट्स का सेट 9th सेंचुरी के एक राजा ने बनाया था। इसमें थोड़ा संस्कृत में लिखा हुआ है और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। अब ये रिंग देखिए, इस रिंग ने सारी कॉपर प्लेट्स को एक साथ जोड़ा हुआ है। इस रिंग में रॉयल सील भी लगी हुई है। रॉयल सील इसलिए लगी हुई है जिससे
कि ये स्पष्ट हो जाए कि ये एक असली डॉक्यूमेंट है, नकली नहीं। What was given with the land? चोलास ने किसी को पुरस्कार के रूप में जमीन दान में दी होगी। यहाँ उसी लैंड ग्रांट के तमिल सेक्शन का कुछ हिस्सा दिया गया है। चलिए जानते हैं कि इसमें क्या-क्या लिखा है। मिट्टी के बांध बनाकर और कंटीली झाड़ियां लगाकर जमीन की सीमाओं को निर्धारित कर दिया जाता था। जो जमीन राजा द्वारा दान में दी जाती थी, उस जमीन पर यह सब कुछ होता था, जैसे फल देने वाले पेड़, पानी, खुली जगह, चारागाह भूमि, नहर, नदियां, टैंक्स, कुएं, एक गांव, गहरी झीलें, एक्सेट्रा। जिसे जमीन मिलती थी वह उस जमीन से टैक्स इकट्ठा कर सकता था, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं चीजों पर टैक्स ले सकता था जिन चीजों पर जुडिशियल ऑफिसर्स ने जुर्माने के रूप में टैक्स लगाया हो। जुडिशियल ऑफिसर्स ने कुछ चीजों पर टैक्स लगाया हुआ था, जैसे पान के पत्तों पर टैक्स, बुने हुए कपड़े पर, वाहनों पर, तो सिर्फ इन्हीं चीजों पर वह टैक्स ले सकता था। चलिए अब ये जानते हैं कि जिसे जमीन पुरस्कार के रूप में दान में मिलती थी, वह उस जमीन पर क्या-क्या काम कर सकता था। वह उस जमीन पर बड़े कमरे बनवा सकता था। उन कमरों की ऊपरी मंजिल पकी हुई ईंटों से बनवा सकता था। वह उस जमीन पर बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था। वह पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता था, और अगर बहुत जरूरी हो तो वह सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवा सकता था, लेकिन उसे यह एंश्योर यानी सुनिश्चित करना होगा कि पानी बिल्कुल भी बर्बाद ना हो और बांध बनवाए जाएं। संस्कृत में लिखी गई एक लंबी पोयम 12th सेंचुरी के लिए असामान्य थी। इस पोयम में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास था। इस पोयम की रचना कल्हाना नाम के लेखक ने की थी। कल्हाना ने अपनी पोयम को लिखने के लिए बहुत सारे सोर्सेस का इस्तेमाल किया, जैसे इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों, आई विटनेस अकाउंट्स यानी ऐसे अकाउंट्स जो एम्पिरिकल एविडेंस पर बेस्ड हों, और पहले का इतिहास। प्रशस्ति लिखने वाले लेखक प्रशस्ति में सिर्फ राजाओं की प्रशंसा करते थे, लेकिन कल्हाना राजाओं की प्रशंसा के साथ-साथ राजाओं और उनकी नीतियों की आलोचना भी करते थे। शायद इसलिए कल्हाना की पोयम 12th सेंचुरी के लिए असामान्य थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.